Hello students, today we are going to see a very interesting topic regarding the ancient history of India. Yes, आज हम लोग भारत का इतिहास पढ़ेंगे जिसमें हम लोग बहुत सारे काल को देखेंगे जो कि है प्राचीन काल। आने वाली वीडियोस में हम लोग मध्यकाल और आधुनिक काल के यानी कि मेडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया के बारे में भी समझेंगे। ये सभी के बारे में हम लोग हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखेंगे स्टूडेंट्स एंड समझेंगे कि ये सारी जो जितने भी आप देखते हैं काल जो कि प्राचीन काल में भी जो पूर्व पाषाण काल यानी कि मिडिल पैलेयोलिथिक एज एंड अदर पैलेयोलिथिक एज ये सब के सभी के बारे में हम लोग समझेंगे स्टूडेंट एक एक करके। इससे आपका अंडरस्टैंडिंग जो होगा वो ब्रॉड होगा एंड ये आपके क्लैरिटी को भी सब बहुत ज़्यादा एनहांस करेगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का मतलब हुआ कि इतिहास जो कि रिलेटेड है एंशिएंट से, इतिहास जो कि रिलेटेड है प्राचीन काल से। किसका? भारत का। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का शुरुआत हुआ एंड कहाँ पर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री खत्म होकर के मध्यकाल भारत की ओर अग्रसर हुआ यानी कि मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री की तरफ वो आगे बढ़ा। हम लोग एक एक करके समझेंगे एक टाइमलाइन के थ्रू। स्टूडेंट टाइमलाइन आप लोग सभी को ड्रॉ करना चाहिए so that you have to clarity about the topic। आपको क्लैरिटी हो जाएगा इस टॉपिक से रिगार्डिंग। सबसे पहले हम लोग समझेंगे 23,000 BC के समय। ये BC और AD का जो फंक्शन है ये मैं आपको आने वाले वीडियो में समझाऊंगी, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर BC देखिए, अगर अभी मैं बताऊं BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। कभी भी हम लोग कोई टाइमलाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो जहाँ से जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है वहां उससे पहले के समय को हम लोग BC कहते हैं एंड जीसस क्राइस्ट के डेथ के बाद जो जन्म के बाद जो हुआ वो उन्हें हम लोग आफ्टर डोमिनी या फिर एनो डोमिनी भी कहते हैं। इस कारण से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि BC और AD का किस प्रकार से हो। उसी तरह 23,000 BC के समय में तीन तरह के एज हम लोग सबसे पहले देखेंगे, तीन तरह के काल। सबसे पहले है पैलियोलिथिक एज, सेकेंड है मेसोलिथिक एज, थर्ड है नियोलिथिक एज। ये तीनों एज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉड करने के लिए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पैलियोलिथिक एज के बारे में। स्टूडेंट कहीं भी पैलियो का मीनिंग आया और ऑलवेज नो दैट पैलियो मीन्स द ओल्ड, पैलियो मीन्स द ओल्ड एंड लिथिक जो वर्ड है वो निकला है स्टोन से। लिथिक वर्ड का मतलब होता है स्टोन, स्टोन एज। Because we are talking about the Paleolithic age, then that means that we are going to talk about the old stone age। ओल्ड स्टोन एज में भी आपका सब कैटेगराइजेशन देखा जाता है, दैट इज मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड लोअर पैलियोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज के बारे में हम लोग समझते हैं। मेसोलिथिक एज को हम लोग इसे भी हम लोग मिडिल पैलियोलिथिक एज की तरह समझेंगे। मेसोलिथिक एज में क्या होता है पहले आप समझिए, पैलियोलिथिक एज को कैसा सेग्रीगेट किया गया। हर एक कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू गिव यू अबाउट क्लैरिटी अबाउट दिस टॉपिक। पैलियोलिथिक एज को सेग्रीगेट इस प्रकार से किया गया कि जब जो ह्यूमन बीइंग था वो हंटर गैदरर था, मतलब कि वो खाना को पका कर नहीं खाता था, वो खाना को कच्चा मांस के रूप में या फिर हंट करके या फिर शिकार करके खाया करता था, वो भी कच्चे रूप में। जहाँ जिस समय आग की जो खोज है वो हुई भी नहीं थी। पैलियोलिथिक एज में ये सब चल रहा था। मेसोलिथिक एज जब हुआ, मेसोलिथिक एज में क्या हुआ कि जो ह्यूमन बीइंग है वो फायर को फाइंड किया, वो आग को जलाया, वो आग से खाना बनाया और अपने जो भी जितने भी आप देख रहे हैं अभी हर्डिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल, जितने भी आप देखते हैं जिसमें गाय पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सब जो पालन करने वाला जो चीज है जो एनिमल के थ्रू हुआ, वो उसका जो सबसे पहला जब हुआ था वो मेसोलिथिक एज से ही स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स। मेसोलिथिक एज के बाद हम लोग समझेंगे नियोलिथिक एज। नियोलिथिक का मतलब देखिए, कभी भी नियो रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा, नियो का मतलब होता है न्यू, नियो का मतलब होता है
न्यू, न्यू का मतलब हुआ स्टूडेंट कि इस समय से कुछ तो न्यू हुआ होगा। जस्ट थिंक अबाउट द टॉपिक दैट समथिंग इज न्यू हैपेंड हियर। न्यूलिथिक एज का मतलब हुआ स्टूडेंट कि यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो सपोर्ट में हो गई, एग्रीकल्चर का सपोर्टिव कंडीशन हो गया। एग्रीकल्चर जो पहला जो खेती जो हुई वो न्यूलिथिक एज से ही स्टार्ट हुई थी स्टूडेंट। और जो पहला अनाज था जो उगाया गया था वो था वीट और बार्ले। वीट और बार्ले उगाया गया था, वो भी अगर हमारे भारत के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो मेहरगढ़ जो कि अभी आज के पाकिस्तान में लोकेटेड है, एंड बिलहल, उसके बाद फिर मांडा, ये सब जगह ऐसा जगह है जहां पर हम लोग देख सकते हैं न्यूली एग्रीकल्चर के एविडेंस को। ये सब सारा टॉपिक आपका 23,000 BC से रिलेटेड है एंड 1500 BC तक ये ऐसे ही चलते रहेगा। 1500 BC में एक नया ही सिविलाइजेशन, एक नया ही कल्चर का इवोल्यूशन हुआ स्टूडेंट, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है, जिससे हम आज भी सीख लेते हैं कई तरह के प्लान, कई तरह के चीजों को समझने में, और वो आज तक भी मिस्ट्री बन के रही है। ये कभी भी पता नहीं चल पाया कि उसका अंत कैसा हुआ, वो कैसे लुप्त हो गई, वो सारी चीजें, वो सारे प्रोडक्ट, वो सारी टेक्नोलॉजी कैसे लुप्त हो गई, वो अभी तक पता नहीं चल पाया। ये एक मिस्ट्री है, अब हम लोग समझेंगे उसी के बारे में। अगर आप चाहते हैं तो इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग समझने जा रहे हैं जो कि अभी मैंने आपको बताया, जो जिसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हिंदू घाटी सभ्यता से भी जाना जाता है। इसका जो राइज हुआ वो 1500 BC के समय में स्टार्ट हुआ और ये 1000 BC तक चला। इन सालों में हम लोग समझेंगे कि ये जो हिंदू घाटी सभ्यता है वो कैसे वर्क पे आई एंड वो कैसे इतना मॉडर्नाइज वे में हर चीजों को कर पाई, जो कि आज तक हम लोग इंस्पायर हो रहे हैं। आज तक शायद ऐसा सिस्टम नहीं बन पाया जो कि इसके बारे में पता कर दे कि ये क्या हो रहा है एंड उसके सिस्टम को समझे। बट नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सबसे पहले समझिए कि हिंदू घाटी सभ्यता का मतलब क्या होता है। हिंदू घाटी सभ्यता जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वहां पर जो इम्पोर्टेंट चीज हुई वो उसका लोकेशन पहले आप देखिए कहाँ कहाँ है। सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करिएगा तो जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह है आपका। नेक्स्ट में आपका जो जगह है जो कि लास्ट साउथ साइड होता है उसे कहते हैं सुतका जंदोर, जो कि गुजरात वाले रीजन पे लाई करता है। अगर वेस्टर्न मोस्ट पार्ट को देखा जाए तो आपका आलमगीरपुर एंड ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है एंड ये लाई करता है यूपी में। ये तीनों जो जगह है ये मेनली जो भारत से लिंक है, जो कि हिंदू घाटी सभ्यता को दर्शाते हैं। ये जो सभ्यता है, समझिए सभ्यता कैसे बनती है। सभ्यता बनती है एक ऐसे कल्चर को जब वो जन्म दे जैसे जो कि बाकियों से अलग हो, जो कि एक कल्चर को ले करके चले, उसके सारे चीज ऐसी हो जो कि बाकियों से और पहले से और बेहतर और भी ज्यादा अच्छे हो। जैसे कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन जब चल रहा था उसी के पैरेलल में बहुत सारी सिविलाइजेशन दुनिया भर में चल रही थी स्टूडेंट। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूं तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो कि आपका यूफ्रेट्स रिवर पर है, जो कि इराक में लाई करता था, आज के इराक में। सेकेंड इज द इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो आप पिरामिड्स देखते हैं, जो आप ममीज देखते हैं, वो कहाँ के हैं, वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के हैं। थर्ड जो है वो है चाइनीज सिविलाइजेशन। चाइनीज सिविलाइजेशन जैसा कि नाम ही इसको क्लियर करता है स्टूडेंट, ये लाई करता है चाइना में। उसी प्रकार से इंडिया में भी एक सिविलाइजेशन का जन्म हुआ जिसे कहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदू घाटी सभ्यता। वैली क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो है ये नदी की, जो मैंने एक बार ज्योग्राफी में आपको बताया था कि जब नदी बहती है तो सकरी रास्तों से चलती है। ये जो जगह है वी जैसा जो आप देख रहे हैं, ये नदी का जो बहाव है, ये आपस में जो नदी आपस में सकरा रास्ता बना रही है, यही होती है वैली।
इसी को हम लोग वैली कहते हैं स्टूडेंट। ये ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। इस कारण से मैं हमेशा कहती हूँ कि सारे सब्जेक्ट्स जो है वो आपस में इंटरलिंक है, बट यू हैव टू क्लियर अबाउट दोज थिंग एंड यू हैव टू मेक द डॉट ऑफ दोज थिंग। आपको डॉट्स खुद ही बनाने पड़ेंगे स्टूडेंट। तो चलिए समझते हैं इसमें क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखा गया सिटी प्लानिंग। सिटी प्लानिंग, सिटी प्लानिंग का मतलब हुआ कि जितने भी घर थे, जितने भी वहां शहर थे, वो दो भाग में बटे हुए थे, कुछ कुछ जगह को छोड़ के। एक्सेप्शन हर जगह होता है, अपवाद हर जगह होता है, लेकिन मैं आपको नॉर्मल वे में बता रही हूँ। सिटी जो प्लानिंग था ये दो तरीके से था। देखिएगा डायग्राम को, जैसे कि अगर ये जगह है, यहाँ पर जो है इसको दो भाग में बांटा गया। एक जो भाग था ये ऊंचा जगह में था, एक जो भाग था वो नीचा जगह में था। इसे हम लोग सिटाडेल कहते हैं, इसे हम लोग लोअर टाउन्स कहते हैं। सिटाडेल जो था ये माना जाता था कि ये ब्यूरोक्रेट्स के लिए बना हुआ, जैसे आजकल के आईपीएस आईएएस जो रहते हैं, जो मंत्री वगैरह रहते हैं, वैसे माना जाता था कि यहाँ पर रहा करते होंगे। देखिए ये सब सारी मान्यताएं हैं, ये प्रूवन नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। जो हिस्ट्री होती है ना, ये हम लोग कभी तो जी नहीं पाएंगे, उसको हम लोग कभी जाके देख तो नहीं पाएंगे, बट जिन्होंने ये लिख दिया वो समझिए वही हिस्ट्री है। जिस कारण से मैं बस ये मान रही हूँ कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह रहा करते होंगे। यहाँ पर जो है वो नॉर्मल पीपल रहा करते थे। यहाँ पर एक बाउंड्री लाइन होती थी, जिस कारण से ये दोनों जो लाइन है वो सेपरेट होते थे। और साथ ही साथ सिटी प्लानिंग देखिए इसका इनका कितना अच्छा है। हर एक घर जो था वो एक नाले से कनेक्ट होता था, हर एक घर में एक नाले था, जो कि जो मेन जो बाहर के जो नाले हैं उनसे कनेक्ट हुआ करता था, वो भी रेक्टेंगल वे में। जैसे कि अगर ये दो घर है, दो घर का जो लाइन है, जो नाला है, वो आपस में इंटरलिंक है, वो भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल से के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ये सिमेट्री इसको कहते हैं। ये मैथ का एक वर्ड है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब वो हर जगह बराबर, जिस कारण से सिटी प्लानिंग जो आईवीसी का था, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईवीसी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो देखा जा सकता है। सेकेंड जो चीज था यहाँ पे वो था बीड मेकिंग, बीड मेकिंग इंडस्ट्री। एक और इसमें लिख सकते हैं हम लोग सील। देखिए बीड मेकिंग इंडस्ट्री, बीड जो होता है स्टूडेंट, बीड का मतलब वो मोती, मोती से बना हुआ जो इतना भी सामान आप देख सकते हैं। जो पहला नेकलेस अगर आप बोले, जो आप पहला जैसे कि इयररिंग बोले, वो कहाँ का है, वो रिलेटेड है आईवीसी से। जो हमारे पूरे भारत में या फिर दुनिया में भी कह सकते हैं, ये वन ऑफ द वेरी एंसेंट पार्ट हो जाता है वर्ल्ड का भी। इस कारण से यहाँ पे लिपस्टिक भी देखा गया है। लिपस्टिक इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। आईलाइनर भी, मास्कारा, सब कुछ जितना भी आप देख रहे हैं आज के कॉस्मेटिक्स में, ये यहाँ पर मौजूद था। सोचिए ये उस समय की बात है, आज से कितने हजारों साल पहले स्टूडेंट। अब उस समय ये सब चीजें हुआ करती थी। नेक्स्ट है आपका सील। सील समझिए जैसे आज के रुपए देखते हैं, आज के रुपए कैसे होते हैं, एक स्टैंप हमारा होता है, उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव का फोटो रहता है। जैसे अगर भारत में देखा जाए तो हमारे श्रीमान महात्मा गांधी जी का फोटो रहता है। उसके बाद वहां पे जो आरबीआई है उनका गवर्नर का साइन होता है, और वो धारक को ये पैसा अदा करता है। मतलब जो उसको रख रहा है, उसको जो वो ले रहा है, वो धारक को ये पैसा अदा करता है। उसी प्रकार से सील जो था उस समय का समझिए मनी जैसा था। सील जो होता है वो क्या होता है कि क्या होता था कि एक मेटल का कोई भी चीज, या फिर जैसे एग्जांपल लो, अगर एक सोना है, सोना को उस समय पिघला करके उसके ऊपर कुछ भी चित्र जैसा उसमें लगा दिया करता था। जैसे कि अगर मैं कोई एनिमल, वहां पर बहुत सारे एनिमल का फोटो देखा गया है, जिसमें है राइनोसोरस, एलिफेंट, टाइगर, डियर और फिर क्रोकोडाइल भी। ये सब सारे एनिमल का स्टैम्प को देखा गया है इन द सील। इस कारण से हम लोग समझ सकते हैं कि ये कितना ही एडवांस होंगे। अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट जो सिविलाइजेशन या फिर नेक्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ। ये तो बहुत बड़ा मिस्ट्री है स्टूडेंट, क्योंकि अभी तक किसी को भी नहीं पता चल पाया कि इनका एंड कितना कैसे हो चुका है। और हाल ही फिलहाल गुजरात के कच्छ रीजन में फिर से कुछ एक नए साइट को देखा गया है, जो कि रिलेटेड है किससे, आईवीसी से। इस कारण से मैंने कहा कि ये अभी तक मिस्ट्री है। ये कोई नहीं जानता कि इनका अंत कैसे हुआ, ये कोई नहीं जानता कि इनका राइज मतलब किस प्रकार से हुआ। हाँ ये तो पता है
कि समय के साथ राइज हुआ, पर इतना एडवांस हाउ इज इट पॉसिबल? इस कारण से अभी भी इसमें रिसर्च जो है वो चल रही है हिस्टोरियन के द्वारा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सिविलाइजेशन या फिर नेक्स्ट जो थे उनको, जो दैट इज है हरियाणक डायनेस्टी। हरियाणक डायनेस्टी हरियाणक डायनेस्टी में क्या होता है समझिए। हरियाणक डायनेस्टी जो था उसमें एक डायनेस्टी का मतलब समझिए, जैसे कि एक जो जो पूर्वजों का जो राज होता है वो चला आ रहा होता है। एक जैसे मुगल थे, मुगल के राज चला आ रहा था, वो डायनेस्टी ही बन गया पूरा। उसी प्रकार से हरियाणक एक राजवंश का नाम है, उसी के नाम से वो हरियाणक वंश के रूप में चलता गया। हरियाणक डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट राजा थे बिम्बिसारा। बिम्बिसारा इसके सबसे इम्पोर्टेंट राजा में आते हैं। बिम्बिसारा जो थे उन्होंने ही बहुत सारा ऐसा काम करवाया जो कि बुद्धिज्म से भी रिलेटेड था, और हमारे जो कल्चर है उनमें भी देखा जा सकता है। सेकंड हम लोग समझ सकते हैं एक अजात शत्रु, ये भी उन्हीं के अपकमिंग किंग में शामिल है। नेक्स्ट डायनेस्टी को हम लोग समझेंगे जो कि है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के बारे में हम लोग समझेंगे एंड उसके बारे में जानेंगे कि उनका राइज कैसे हुआ, और सबसे अपकमिंग जो राज है उसमें हम लोग समझेंगे मौर्य रूल। जब मौर्य वंश देखते हैं, जो कि अभी पटना में जो स्टेशन है वहां पर भी मौर्य वंश के बहुत सारे चित्र को छापा गया। आप वहां जाकर भी ये सब चीजें को देख सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं कि वो कितना ज्यादा रिलेटेड था आपस में। अब आप चाहेगा तो फिर नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे अबाउट द मगध डायनेस्टी ऑफ रिलेटेड विद द नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के बारे में हम लोग समझेंगे स्टूडेंट, एंड उसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से नंदा डायनेस्टी और अलेक्जेंडर द ग्रेट, यस जो सिकंदर है जिसे हम लोग भारत में सिकंदर कहते हैं, उसका कैसे रिलेशन है जो नंदा डायनेस्टी से, उसके बारे में हम लोग जानेंगे स्टूडेंट। अलेक्जेंडर द ग्रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपको कभी समय मिले तो उनके बारे में जरूर पढ़िएगा। देखिए अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में हम लोग समझेंगे। वो एक ग्रीस के बहुत बड़े राजा थे जो चाहते थे कि मैं पूरे दुनिया को अपने कब्जे में कर लूं। वो पूरा दुनिया ही जीतने निकले थे। ठीक है, नंदा डायनेस्टी के बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट राजा में आते हैं धनानंदा, और एक महापद्मनंदा। धनानंदा और महापद्मनंदा ये दोनों जो किंग थे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसे तो किंग इसमें बहुत है बट मैं इंपॉर्टेंट किंग्स को ही ले रही हूँ। यहाँ धनानंदा और महापद्मनंदा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस डायनेस्टी को आगे बढ़ाने में, और समझते हैं इसके बारे में हम लोग। धनानंदा के समय में जो चाणक्य देखते हैं, जो राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और अर्थशास्त्र के सबसे बड़े जनक भी कहे जाते हैं जो हमारे भारत में है। अगर अर्थशास्त्र के जनक का नाम आए तो उसमें चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त, ये इन्हीं का नाम आता है। इन्हें हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो इनके समय में ही जो चाणक्य थे, चाणक्य ये इनके समय में ही रहते थे। यहाँ पर वो क्या करते थे कि ये किंग को यानी इनको महापद्मनंदा को सलाह दिया करते हैं, जैसे कि अभी के मिनिस्टर्स जो है वो सलाह दिया करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। जैसे कि अभी जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो आईएएस है, आईपीएस है, जो एसपी है, वो सब सलाह दिया करते हैं मिनिस्टर्स को। उसी प्रकार से जो चाणक्य थे वो सलाह दिया करते थे राजा को। पर कुछ परिस्थितियों के कारण, इनमें परिस्थिति के बारे में बताएंगे, क्या हुआ चाणक्य से इनका जो रिलेशन था वो हो गया खराब, जिस कारण से चाणक्य ने अपनी नीति का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक ऐसे वंश का शुरुआत की जिससे जो नीति थी, जो राजनीति थी, वो पूरी तरह से अपने जो मुख्य क्रम पर आ गई।
एंड उसे हम लोग मौर्य रूल के समय में समझेंगे, जो मौर्य वंश था उसके बारे में समझेंगे। यहाँ पर समझते हैं महापद्म नंदा को और नंदा डायनेस्टी को सबसे बड़ा डायनेस्टी इस कारण से या फिर सबसे ताकतवर डायनेस्टी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि एक बार क्या हुआ, अलेक्जेंडर ने सोचा कि भारत जो है उस समय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था अपने कार्य के लिए। अपने जितने भी सामान वहां बिका करते थे पूरी दुनिया भर में, वहां दुनिया भर से जो सोना था, जितना भी महंगा महंगा मेटल था, धातु था, वो बाहर से आया करता था भारत में, जिस कारण से भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। सोने की चिड़िया यहाँ पर इस कारण से नहीं कहा गया स्टूडेंट कि यहाँ पर सोना प्रेजेंट था, बट इस कारण से कहा गया कि भारत से ले जाने वाली जो वस्तुओं से जो व्यापार होकर के जो हमें पैसे के मुद्रा के रूप में मिलता था, वो आजकल के नोट और पैसे नहीं स्टूडेंट, वो उस समय सोना, हीरा ये सब ही मिला करते थे, जिस कारण से भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता है। इस प्रकार से जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जो सिकंदर थे, वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि इन्वेड करेंगे, आक्रमण करेंगे कहाँ, नंदा डायनेस्टी पे, क्योंकि नंदा डायनेस्टी उस समय की सबसे बड़ी डायनेस्टी मानी जाती थी। नंदा डायनेस्टी के पास बहुत ज्यादा दौलत, बहुत ज्यादा शोहरत, सब कुछ न था, जिस कारण से अलेक्जेंडर ने सोचा कि इन पर आक्रमण करेंगे। जिस कारण से वो क्या किए, झेलम रिवर तक आए, बट कुछ परिस्थितियों के कारण वो झेलम रिवर के वापस लौट गए। ये बताया जाता है कि उन्होंने इस कारण वापस लौट गया क्योंकि वो खुद से तो नहीं हारे, बट उनके सैनिकों ने ही हाथ खड़ा कर दिया कि मैं अब इससे आगे नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि आगे जो वंश जो खड़ा है उनके पास ऐसे ऐसे हथियार, ऐसे ऐसे जानवर है, ऐसे ऐसे चीज है जिससे हम मुकाबला नहीं कर सकते। यस, महापद्मनंदा के पास हजारों के तादाद में हाथी थे, जिस कारण से वहां पर वो भी सेना में लड़ने वाले हाथी और बहुत सारे ऐसे चीजें थी जो कि अलेक्जेंडर के जो सैनिक थे उन्हें भी वो भयभीत कर दिया। इस कारण से अलेक्जेंडर जो है वो कभी आक्रमण कर ही नहीं पाया। नंदा डायनेस्टी के होने के समय वो वापस चला गया। अब हम लोग समझेंगे इसके आने वाले डायनेस्टी को, जो कि है मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी से लेकर के हम लोग हर्षवर्धन डायनेस्टी तक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट। तब तक के लिए आप लोग इसे रिवाइज करिए एंड अगर कोई क्वेरी है तो जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। वी आर ओपन टू सॉल्व योर क्वेरी, वी आर ओपन टू सॉल्व योर क्वेश्चन, जस्ट आस्क फ्रीली एंड थैंक you for watching this video, and if you found helpful for this content, just like, share and subscribe for more such content. Thank you.